करेंगे एसडीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम एसडीएफ तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। अपनी एक छोटी सी क्लास मैथ की हम अटेंड करेंगे और इसमें बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम जो कक्षा 10th के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए, कक्षा 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए हम मैथ की क्लास लेके चल रहे हैं और एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी और इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमें एक कोशिश करनी है कि हमारी एनसीईआरटी की बुक खत्म हो जाए। एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जांपल जब तक नहीं हमारे ख़त्म हो जाते तब तक हमें कोई भी रेफरेंस बुक नहीं उठाने, क्योंकि हमारा बेसिक या फिर कहें कि हमारा हाईएस्ट जो भी क्वेश्चन बनेगा वो एनसीईआरटी से बनेगा। जब तक हम एनसीईआरटी को नहीं करेंगे तैयार अपनी, तब तक हम कोई रेफरेंस बुक नहीं लेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमारे जब तक एनसीईआरटी हमारा बेसिक कमजोर रहेगा, हम कितनी भी मोटी मोटी बुक लेके पढ़ लें हमारा कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। अगर एनसीईआरटी अगर आप एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाएंगे तो आप तुरंत कर ले जाएंगे, क्योंकि वहीं पे बेसिक भी होता है, वहीं पे क्या होता है टफ क्वेश्चन भी होते हैं। तो एनसीईआरटी में दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे। इन दोनों एक एक क्वेश्चन को अगर आप समझ ले रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं एक क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं, इस एक क्वेश्चन को आपने क्या किया समझ लिया, इसके बेस पे क्या करें लगभग आप 50-60 क्वेश्चन तो लगा ही लेंगे। क्या होंगे 50 से 60 क्वेश्चन लगा लेंगे। अब क्या है कि आपके एग्जाम का समय आ गया है, 3 से 4 महीने जो आपके एग्जाम बचे हैं, आपको क्या करना है डेली कम से कम 30 क्वेश्चन लगाना है। कोई भी चैप्टर के हों, एनसीईआरटी से अगर कम पढ़ रहे हैं, अगर एनसीईआरटी में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर इसमें इतने क्वेश्चन नहीं है तो आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा सकते हैं, या आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं, या फिर आप कोई सिंपल पेपर से क्वेश्चन उठा सकते हैं। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं और कोशिश रहे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन हो जाए। अगर एनसीईआरटी के जब आपके कम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आपको कम से कम डेली 30 क्वेश्चन लगाने हैं। अगर 30 से ज़्यादा हो जा रहे हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन क्या करना है सबसे पहले आपको क्या करना है एनसीईआरटी सॉल्व करना है। क्या करना है एनसीईआरटी सॉल्व करना है। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्व करना है। फिर क्या करना है आपको एग्जाम्पलर करना है, एग्जाम्पलर। फिर क्या करना है अगर इतने क्वेश्चन हो गए तो आपको कोई भी रेफरेंस बुक उठा लेना है। रेफरेंस बुक आपने कर ली, उसके बाद क्या करना है आपको पीवाईक्यू लगा लेना है। उसके बाद क्या करना है अपने सिंपल पेपर से भी क्वेश्चन उठा लेने हैं। ठीक है, और क्या करना है आपको अपने पुराने साल के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर उनसे भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर आप इतना करें तो कोई भी आपकी कितने भी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप इसी चीज़ को अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्या करेंगे आपके कोई ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेंगे नहीं। अब इस चीज़ को आपको इस रूटीन को क्या करना आपको हर चैप्टर में फॉलो करना है। ये नहीं कि सिर्फ आपको जिस क्लास में बताया जा रहा है उसी में आपको फॉलो करना है। ये सब क्या करना आपको हर चैप्टर में फॉलो करने, चाहे चैप्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी चैप्टर आपका हो, हर चैप्टर में आपको क्या करना है फॉलो करना है। ठीक है, हर चैप्टर में आपको फॉलो करना है। इसी के बाद फिर हम कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट थी हमने बात कर ली। अब हम क्या करते हैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसी के साथ समझेंगे भी। तो हम डायरेक्ट करते हैं कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इस लेक्चर से हमने पहले भी और क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करा दिए हैं। क्या जो एक चैप्टर हम शुरू करने से पहले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें, उससे पहले क्या हमने वास्तविक संख्या के परिचय के बारे में बता दिया कि आभार संख्या क्या होती है, गुणनखंड क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। इन सब के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, ताकि अगर हम उसको कभी भी अगर क्वेश्चन देंगे तुरंत हमारे सॉल्व हो जाए। तो मैं यही आपसे करूँगा, आप ये लेक्चर देखने से पहले और जिससे पहले के लेक्चर बने हैं इंट्रोडक्शन की एक्सरसाइज के, उसको देखने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या कह रहा है, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है, जो आभाज्य संख्याएं यहाँ पे दी हुई है इनके क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। आभाज्य संख्याओं के क्या करना है, आभाज्य क्या कह रहा है, जो हमारी आभाज्य संख्याएं दी हैं, आभाज्य संख्याओं के गुणनखंड व गुणनफल, गुणनखंड व गुणनखंड आभाज्य संख्याओं के द्वारा एचसीएफ क्या दिया हुआ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्या आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या है, आभाज्य ये दिया हुआ है कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 12, 15, 21। क्या दिया है, 12, 15, 21 क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21। इस क्वेश्चन को क्या करना, हमें आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, इसका हमें गुणनखंड निकाल लेना है, जो आप 5वीं 6वीं या 7वीं क्लास में बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे। उस चीज को आज आपको उपयोग करने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा ये 12 है, तो क्या होगा, 3 चौक 12, सॉरी सबसे पहले क्या करना है, ये गलती आपको नहीं करनी है, मैंने थोड़ा ऐसे ही की, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो 12 दिया हो, ठीक है, क्या करना है, तो आपको सबसे पहले छोटे नंबर से क्या करना है, छोटे नंबर कौन है, सबसे पहले आपको 2 से देखना है कि ये हो रहा है कि नहीं डिवाइड। तो क्या करना है, 2 से देखते हैं, 2 का 6 बार पारा, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 कन्नम 3। ठीक है, इसका निकल गया। अब 15 की बात करते हैं, क्या हुआ, 3 25 15, 5 कन्नम 5। अब देखना 21, अब देखना है कि 21 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। फिर देखते हैं 3 से, तो 3 से क्या होगा, हो जाएगा, क्या होगा, 3 सते 21, 7 का नम 7। अब देखिए हमारे पास क्या आया, 12, 15 और 21 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए 12 के क्या आया, 2 गुणे 3। ठीक है, इसका क्या है, 3 गुणे 5, इसका क्या है, 3 गुणे 7। अब हमें क्या निकालना था, एलसीएम और क्या करना था, एचसीएफ। तो हम इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना समझना हो कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो हमें देखना है कि ये जो तीनों नंबर दिए हैं, आभाज्य जो तीनों पूर्णांक दिए हुए हैं, इनमें कौन से पूर्णांक गुणनखंड तीनों में आ रहे हैं। ये देखिए 3 इसमें भी आया और इसमें भी आया और इसमें भी आया, क्या है, 3 इसमें, तीनों में 3 3। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, देखिए 3 इसमें आया, 3 सते 21, मैं इसे थोड़ा लिख दे रहा हूँ दोबारा, यहाँ लिखता हूँ, क्या है, 12 है, 21 है, 15 है। ठीक है, इसमें आया 2 गुणे 2 गुणे 3, इसमें आया क्या है, 3 गुणे 7, इसमें क्या है, 3 गुणे 5। अब देखिए ये जो तीनों पूर्णांक दिया हुआ है, इसमें तीनों कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, ये 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, ये 3 कॉमन आ रहा है, ये हमारे जो 3 है ये कॉमन आ रहा है। इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में। ठीक, क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, देखिए 3 आ रहा है कॉमन, इसको थोड़ा, ठीक है, क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। जो हमारा 3 है, ये तीनों में
तो ये तीनों जब कॉमन आ रहे क्या हमारा हो जाएगा, HCF हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा, उसके बाद जितने भी नंबर बचेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, HCF में आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी LCM में आ जाएंगे। जैसे कि जो कॉमन आया उसको क्या करना है, सिर्फ एक बार लिखना है, उसको क्या करना है, एक बार लिखना है। उसके बाद बच्चे जितने भी नंबर है उनको जितनी बार दिया हुआ है उतनी बार लिखना है। जैसे कि 2 क्या है, 2 बार है, तो गुणे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2। और देखिए कितना है, 7, इधर क्या है, 5, ठीक है। ये जो तीनों है क्या है, 3 है, लेकिन क्या है, तीनों में आ गए जिसके कारण एक कॉमन आ गए, और जब कॉमन आ गए तो क्या हो गए, हमारे HCF निकाल गए। और इसी HCF को हम एक बार यहाँ लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। क्या हुआ कि इसमें तीनों में दिया हुआ है 1 1 3, लेकिन हमें क्या करना है, LCM में एक बार लिखना है। ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है कि 3 बार दोबारा LCM में भी लिख देना है, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, ये अगर करेंगे तो आपको गलत हो सकता है। फिर देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 सत्ते 84, 84 पच्चे 5 चौक 20, 2 8 5 40 2 42, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, LCM 400, क्या आ जाएगा, 420, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया, 420। फिर आगे अब क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है, 17 23 और 29, क्या दिया है, 17 23 और 29। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 17 23 और 29, ठीक है। अब इन संख्या का निकालना, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत ही थोड़ा समझने की आपको देरी, ठीक है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें 17 का निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, 17 करना में 17, ठीक है, एक बार चला गया। 23 भी क्या होगा, एक बार ही चला जाएगा। 29 क्या है, एक बार, 29 करना 29। अब देखिए 17 क्या हुआ, 17 गुणे 1, ठीक है, एक बार क्या, एक तो एक ही से कटेगा एक, ठीक है, आप समझ जाए। फिर 23 है, ये भी क्या हुआ, 23 गुणे 1, 29 का क्या आया, 29 गुणे। अब देखिए जब किसी संख्या में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, आप बहुत से बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, यही इतना लिख देंगे, ठीक है। 23 लिखेंगे और इधर क्या लेंगे, 17 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ भी, ठीक है। क्या होगा, सब एक ही का है, ठीक है। जब कोई ऐसा नंबर आ जाए जहां पे कोई कॉमन आए ही ना, कोई नंबर, ठीक है, क्या हो, कोई कॉमन आए ही ना, जब क्या हो आपका कोई भी नंबर कॉमन ना आए तो वहां पे एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और जितने भी नंबर बचे हैं 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक। 17 गुणे 23 गुणे कितना, 1139, ठीक, कितना आ गया, 1100 300, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, इसका एलसीएम एचसीएफ क्या आ गया एक। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप कहीं ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं गुणनखंड एचसीएफ या एलसीएम निकालने के आया जा रहा है कि उसमें कोई नंबर आपका कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो वहां पे आपका एक एचसीएफ आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप नोट कर लें कि अगर जब किसी पूर्णांक संख्या का कोई संख्या कॉमन ना आए तो वहाँ HCF 1 होता
ठीक, क्या करना है, जब किसी संख्या का पूर्णांक ना हो तो जोड़फल 1 हो जाता है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्या है, 8, 9 और 25। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 8 और 9, 25। क्या दिया है तीसरा क्वेश्चन हमारा, 8, 9 और 25। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास 8 है, ठीक है, इससे क्या होगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 9, 3 तिरका 9, 25। ये क्या है, ठीक है। अब तो आप एलसीएम निकाल लेंगे। अब डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। 8 है, 9 है, 25। ठीक है, 8 है, 9, 25। अब देखिए यहाँ 2 गुड़े 2 गुड़े 2, यहाँ क्या आ गया 3 गुड़े 3, यहाँ क्या आ गया 5 गुड़े 5। अब देखिए एच सी एफ और एल सी एफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कोई नंबर तीनों में कॉमन आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 आ जा रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हमारे कॉमन कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो बात करेंगे इसका एच सी एफ 1, क्योंकि क्या है, कहीं भी सबके नीचे क्या एक एक आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा एच सी एफ हो जाएगा। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8, एलसीएम क्या हो गया, 8 हो गया, 3 तिरका 9, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 5 25। तो क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40 उड़े 25, यानी क्या हो जाएगा 1000। ठीक, 25 चौका 100, 100 एक 1000, हमारा एलसीएम 1000 आ गया। फिर आगे आप देखते हैं, कह रहा है कि एलसीएम कितना, 306 57 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम इतना है। तो क्या करना, हमें एचसीएफ निकालना। एचसीएफ हमारा कितना दे दिया है, 9 दे दिया है, और हमारा एलसीएम जो दिया है कितना दिया है, 306 और 657। ठीक है, तो हमने इससे पहले इस चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन के फार्मूले बना रखे हैं। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है, हम बात कर रहे हैं अपने 5वें क्वेश्चन की। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एच सी एफ सॉरी एलसीएम बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम इंटू एच सी एफ। ठीक है, कितना दिया है, एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है 306 657। ठीक है, 306 और 657। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए 3 तिरिका 9, 3 दूना 6, 3 का नाम 3, 3 9 27, 3 का नाम 3, 3 7 21, 3 तिरिका 9, यानी 306 इंटू 73। अब जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी गुणा कर ले रहे हैं, कितना है 306 गुणे कितना आ रहा, 22,338। ठीक, ये भी आपका, सिर्फ मैंने बताया कि एलसीएम बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल एच सी एफ होता है। तो एक संख्या गुणे भी संख्या और एक दूसरा था और दूसरा आएगा। ठीक है, तो बस इसको ऐसे ही डिवाइड कर देना। अब देख कह रहा है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है कि क्या कोई संख्या n 6n अंक जो है ये 0 पे समाप्त हो सकती है, तो इसको भी लिखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरी वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे और थोड़ा समझेंगे कहना ये क्या चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये संख्या कह रही है क्या कोई संख्या 6n पे समाप्त हो सकती है, मतलब ऐसे है क्या का अंक जो है 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त, 0 पर क्या 0 पर समाप्त। ठीक है, क्वेश्चन लेकर अब हमें समझना है इसका।
कह रही कि कोई किसी पे 6 की n की पावर आ जाए तो ये संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। कह रहा है कि कोई संख्या हो अगर 6n पे पावर आ जाए तो क्या 0 पे समाप्त हो सकती है। तो कह रहे हैं यदि कोई संख्या, इसका जो उत्तर बनेगा, ठीक है, क्या होगा, उत्तर जो बनेगा, यदि कोई संख्या, कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कम से कम क्या हो, कम से कम एक बार दो गुणे 5 के रूप में होना, ठीक है। क्या हो, यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होनी चाहिए तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम क्या हो, एक बार 2 गुणे 5 के रूप में आना चाहिए। क्या हो, कम से कम एक बार 2 गुणे 5 के रूप में आना चाहिए अगर वह 0 पे समाप्त होनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग देख रहे हैं 6, ये क्या आ रहा है, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 के रूप में आ रहा है। तो क्या ऐसी संख्या कभी संभव है कि 0 पे समाप्त हो सकती है? क्या ऐसी संख्या है कि समाप्त हो सकती है? तो क्या है अर्थात 6 का क्या ले रहे हैं, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणे 3 आ रहा है जो कि 0 पर समाप्त नहीं हो, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि क्या है, 2 गुणे 3 के रूप में है, इसलिए ये नहीं होगी। अर्थात ये संख्या क्या होगी, अर्थात ये संख्या कभी भी n संख्या पर 0 पर, अर्थात ये संख्या कभी भी n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, क्या होगा, नहीं, ये आपको लिखना है। अगर 2 गुणे 5 के रूप में आ रही है तो ये 0 पे समाप्त हो सकती है, अदरवाइज नहीं आ रही है तो ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और इतना 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 गुणे एक भाज्य संख्या है। तो हमने क्या कहा था, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणन कम से कम क्या हो, 2 से ज्यादा हो। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कम से कम 3 हो, उससे ज्यादा कुछ भी हो, ठीक है। ज्यादा 10 20 50 कुछ भी आ सकता है, लेकिन कम से कम क्या हो, 3 हो। इसका जो अभाज्य गुणनखंड क्या हो, कम से कम 3 हो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कम से कम 3 हो, ज्यादा से ज्यादा अनंत तक हो, ठीक है। ज्यादा ज्यादा अनंत हो और कम से कम क्या हो, 3 से कम ना हो। 3 से ज्यादा उसे ही भाज्य संख्या कहेंगे। तो हम इसको देखते हैं, थोड़ा इसको ऐसे ही देखते हैं बुक के माध्यम से, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा, क्या है क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन, सिर्फ मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, ठीक है। हमने पहले देखी क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक है। अब इसकी क्या कहना है, ये भाज्य संख्या है कि नहीं, क्या है, ये भाज्य संख्या है कि नहीं।
हमें बताना भाज्य संख्या की। सबसे पहले थोड़ा इसका एक बदलते हैं, ठीक। क्या करना है, इस संख्या को हमें बताना है कि भाज्य संख्या है कि नहीं। भाज्य संख्या क्या भाई, कम से कम उसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 से ज़्यादा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, अनंत हो। तो हम इसमें देखते हैं, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 13 कॉमन लेंगे तो क्या होंगे, 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएंगे, 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 13 इंटू 78, क्या हो जाएगा 78। अब देखिए 13 गुणे, ठीक है, 13 क्या होता है 78। अब देखिए क्या है, 2 या 2 से अधिक आ गया, तो अतः ये क्या होगी, अतः ये भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, ठीक है सही है, कहीं क्या है, भाज्य संख्या है। फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसमें से अगर बात करें तो हम क्या ले सकते हैं, इसमें 5 क्या है, 2 बार है, इस 5 को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इस 5 को हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इस 5 को कॉमन इसमें लेते हैं तो 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4। ठीक है, थोड़ा साफ साफ ले लेंगे। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 कॉमन ले रहे हैं तो क्या होगा, 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे, क्योंकि हमने 5 कॉमन ले इसलिए यहाँ पे 1 हो गया 5 की जगह पर, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए अगर ये 5 है, अब इसके अंदर हम लोग गुणा करते हैं, 7 छक 42, 7 छक 42। ठीक है, 7 छक 42 गुणे, एक तो एक ही रहेगा, 4 3 12 12 दूना 24 प्लस 1। अब देखिए 42 और 24 का गुणा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4, अब कितना हो गया, 8 10। ठीक, और इसमें क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, 1009। क्या हो गया, 5 गुणे 1009। ठीक है, अब 1009 को क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे। ठीक, 1009 को गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है, 1009। ठीक, 1009। ठीक है, 1000 गुणे 9। अब क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 1009 गुणे 1। अतः ये भी क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, अतः ये भी क्या है, भाज्य संख्या। फिर आपको अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्या है, किसी खेल के मैदान में, क्या, किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय पुनः प्रारंभिक। कह रहा है कि क्या है, एक कोई खेल का मैदान है। ठीक है, एक कोई खेल का मैदान है, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को, किसको, सोनिया को, सोनिया को क्या कर रहा है, 18 मिनट लग रहे हैं। लेकिन इस चक्कर लगाने में देखिए ऐसे है, एक कोई खेल का मैदान है। ठीक है, एक कोई ऐसे खेल का मैदान है, इसको सोनिया को चक्कर लगाने में कितने, 18 मिनट लगते हैं। ठीक है,
लेकिन क्या है, इसी मैदान और एक है खेल का, इसका चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने? 12 मिनट लगते हैं। और सोनिया को कितने? 18 मिनट लगते हैं। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेना है। क्या होगा? 2 9 18, 2 चक 12, 9 ऐसे रह गए, 2 3 6, 3 का 9, 3 करना। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 मिनट दोनों को लगेंगे। आपका आंसर है, या फिर आप उत्तर कहें, या जो भी आप कहें, ठीक है, जो आपको लगे अच्छा। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ क्या करें, हम अपने इस क्लास को ख़त्म करते हैं एक बहुत ही बेहतर अंदाज में। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप बहुत ही मेहनत करें, लगातार मेहनत करते रहें। आपके पास समय बहुत ही कम है। आप एकदम बेहतर तरीके से लग जाएं, एक भी चीज़ ना छूट पाए। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक।